Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी को जब स्टार्ट करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। कि समथिंग विच इज़ हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर, यानी कि वह वस्तु जिसका कि कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान को घेरती है वह पदार्थ या मैटर हम उसे कहते हैं। तो अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर की यानी कि पदार्थ की अवस्था की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रॉडली या फिर मुख्यतः हम स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा है लिक्विड यानी कि द्रव और तीसरा है गैस। तो इनमें से जो लिक्विड और गैस होते हैं उन्हें ही कहा जाता है फ्लूइड यानी कि तरल। तो लिक्विड और गैस की क्या टेंडेंसी है जो सॉलिड से अलग है और जो इन्हें फ्लूइड बनाती है, तो वो टेंडेंसी है टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं यानी कि बह सकते हैं। तो इसी क्षमता के कारण, इसी फ्लो होने की टेंडेंसी के कारण से ही जो लिक्विड है और जो गैस है यानी कि तरल और गैस को कहा जाता है फ्लूइड। तो हम अपनी स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले हम एक ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। तो देखिए, जो सॉलिड होते हैं यानी कि जो ठोस होते हैं, तो उनके जो अणु होते हैं उनमें उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि जो लिक्विड होते हैं उनके बीच के जो अणु होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल सॉलिड की तुलना में कम होता है, और जो गैस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बात करें शेप की, तो जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। लेकिन यदि हम लिक्विड को किसी भी बर्तन में अगर डालते हैं तो ये उसी का शेप ले लेता है। अगर बात करें गैस की, तो इसका कोई भी डेफिनेट शेप होता ही नहीं है। अगर बात करें डेंसिटी यानी कि घनत्व की, तो जो सॉलिड होता है उसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि इकाई आयतन में किसी भी मैटर का कितना ज़्यादा आयतन है और कितना ज़्यादा मास है, इकाई आयतन में किसी भी मैटर या फिर किसी भी पदार्थ का कितना ज़्यादा द्रव्यमान है, वही कहलाता है घनत्व। तो सॉलिड का जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। द्रव का घनत्व सॉलिड की तुलना में कम होता है और गैस का घनत्व सॉलिड और लिक्विड दोनों की तुलना में काफ़ी कम होता है। बात करें कंप्रेसिबिलिटी की यानी कि दबाव क्षमता की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, काफ़ी ज़्यादा कम यानी कि लगभग ज़ीरो ही होती है, मतलब किसी प्रकार की कोई कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होती ही नहीं है। या फिर हम यूँ कहें, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को हम लोग कितना कंप्रेस या फिर दबा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉलिड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और अगर गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक ब्रीफ कंपैरिजन था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो यदि हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड फोर्सेस ऑन दैम, यानी यह विज्ञान की वह शाखा है जो कि फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करती है, या फिर फ्लूइड पे लगने वाले फोर्स और उन फोर्स से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करें तो इसकी स्टडी को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से है स्टैटिक, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। तो स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स किस तरह अलग हैं, तो देखिए, यदि स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टैटिक जो है वो स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ स्टैटिक, यानी कि यदि जो हमारा फ्लूइड है वो रेस्ट पे है, मतलब कि जो तरल है उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं है, वो रुका हुआ है, तब हम फ्लूइड की या फिर तरल की स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो स्टडी है वो कहलाती है स्टैटिक। इसका एग्जांपल है
अब देखिए कंटेनर है, उसमें तरल भरा हुआ है। अब क्योंकि तरल कंटेनर में भरा हुआ है तो ये स्टैटिक है, यानी कि रुका हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो इस समय इस तरल की जो स्टडी है वह कहलाएगी स्टैटिक। तो देखिए इस स्टैटिक के अंदर हमारा जो मेन फोकस और जो होता है वो ये हो सकता है कि जैसे कि इस तरल के अंतर्गत एक जो ऑब्जेक्ट है जो शेडेड है उस पर इस तरल के द्वारा कितना प्रेशर या फिर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो इस बात की यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो ये एग्जांपल होगा फ्लूइड स्टैटिक का। तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड प्रेशर ऑन अ सरफेस सबमर्ज इनटू अ फ्लूइड इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक। अगर बात करें हम काइनेमैटिक्स की तो द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन विच इज़ प्रेशर एंड फोर्स इज नोन एज काइनेमैटिक्स। यानी कि फ्लूइड की स्टडी हम तब कर रहे हैं जबकि वह मोशन में है, यानी कि जो फ्लूइड है वो गति कर रहा है, उसका कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ एक्सीलरेशन है, तब हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं तो वह जो स्टडी है वह कहलाएगी काइनेमैटिक्स। लेकिन काइनेमैटिक्स के अंदर एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि काइनेमैटिक्स के अंतर्गत हम जो तरल है जो कि गति कर रहा है, तो तरल की जो गति होती है, इस गति के पीछे जो कारण होते हैं उन कारणों को हम अपनी स्टडी के अंदर शामिल नहीं करते हैं। तो तरल की गति के पीछे के कारण क्या होते हैं? कोई भी तरल तब गति करता है जब उस पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है या फिर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो काइनेमैटिक्स के अंतर्गत हम लोग तरल की गति के बारे में अध्ययन तो कर रहे हैं, तरल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, यानी कि तरल जो गति कर रहा है उसका कुछ वेग है, उसका कुछ त्वरण है। तो इस वेग, त्वरण या फिर यूँ कहें इस तरल की गति के बारे में हम अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन इस गति के पीछे के जो कारण है जो कि है फोर्स और प्रेशर, उनको हम अपने अध्ययन के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यह जो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की वह कहलाती है काइनेमैटिक्स। तो सीधे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि काइनेमैटिक्स में जो हमारी स्टडी होती है वो मेनली फोकस होती है वेलोसिटी यानी कि वेग और एक्सीलरेशन पे। इस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम यानी कि तरल का क्या वेग है, तरल का क्या त्वरण है, तरल ने कितनी दूरी तय की है और उसने कितना समय लिया है, इन चीज़ों पे हमारी जो स्टडी है वो फोकस होती है। और हम इस स्टडी के अंतर्गत जो गति के कारण हैं जो कि हैं फोर्स और प्रेशर, उनको शामिल नहीं करते हैं। तो इस स्टडी के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यानी कि तरल का जो वेग है और तरल का जो त्वरण है वो फंक्शन होते हैं, यानी कि फलन होते हैं एक्स वाई जेड, जो कि दूरी के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, एंड टाइम यानी कि जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मतलब जो गति है, जो मोशन है फ्लूइड की, जो कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है दूरी और समय पर। हम लोग फोर्स को और प्रेशर को अपनी स्टडी में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल हम लोग ले काइनेमैटिक्स का, तो यदि हम किसी भी बहने वाले तरल का वेग का मापन करते हैं, जैसे कि पिटोट ट्यूब द्वारा किया जाता है, या फिर तरल के प्रवाह की दर निकालते हैं जैसे कि वेंचुरीमीटर द्वारा किया जाता है, ऑरिफिस मीटर द्वारा किया जाता है, तो ये सभी जो स्टडी होती हैं वो आती हैं काइनेमैटिक्स के अंतर्गत। अगर हम बात करें डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। मतलब कि डायनामिक्स जो है वह फ्लूइड की वह स्टडी है जबकि हम फ्लूइड की गति के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और इस गति के पीछे के जो कारण हैं मतलब कि प्रेशर और फोर्स, उनको भी हम लोग अपनी स्टडी के अंदर शामिल कर रहे होते हैं। यदि सीधे शब्दों में हम इस बात को यूँ कह सकते हैं कि एक तरल है वो गति कर रहा है, उस गति के पीछे के कारण हैं उस पर लगने वाला फोर्स और प्रेशर, तो हम गति का अध्ययन भी कर रहे हैं और उसके पीछे के जो कारण हैं फोर्स और प्रेशर, उनको भी अपने अध्ययन में शामिल कर रहे हैं। तो वह जो स्टडी होती है फ्लूइड की वह कहलाती है डायनामिक्स। तो इस डायनामिक्स का जो एग्जाम्पल है वो है फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, यानी कि यदि कोई भी फ्लूइड है या फिर तरल है वो अगर किसी पाइप में फ़्लो कर रहा है, तो पाइप में फ़्लो करने के दौरान वो पाइप के डिफरेंट बैंड्स पे कितना बल लगाएगा, इस बात का भी हम अध्ययन इसमें कर रहे हैं। तो यह जो स्टडी होगी वह कहलाएगी फ्लूइड डायनामिक्स।
तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि तरल के गुणधर्म के बारे में। तो जो पहला गुणधर्म आता है वो होता है डेंसिटी, या फिर जिसे मास डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व, जिसे रो द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की, वो रेशियो होता है मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का, यानी कि तरल का जो द्रव्यमान और तरल के आयतन का जो अनुपात होता है उसे ही घनत्व कहा जाता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि मास की यूनिट यानी कि द्रव्यमान की यूनिट होगी किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। तो जो घनत्व की एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी होती है लिक्विड की यानी कि तरल का जो घनत्व होता है उसको हम कांस्टेंट यानी कि नियत मान सकते हैं, जबकि जो गैस की डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करती है। यदि हम बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी का घनत्व कितना होता है, तो पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, और जिसे कभी कभी वेट डेंसिटी भी कहा जाता है, बट स्पेसिफिक वेट इज़ मोर पॉपुलर नेम। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के भार और फ्लूइड के आयतन का जो रेशियो होता है वही कहलाता है स्पेसिफिक वेट। सो इट इज़ डिनोटेड बाय W/V। तो हम जैसा कि जानते हैं भार को हम लोग लिख सकते हैं m/g, यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो देखिए हम mg डिवाइड बाई v को किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि m/v होता है डेंसिटी यानी कि रो। तो जो स्पेसिफिक वेट हमारे पास फाइनली आता है वो होता है रो इंटू जी, और इसकी यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो अब बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड, यानी कि तरल के आयतन और तरल के द्रव्यमान के रेशो को के अनुपात को ही स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वह तरल के घनत्व का ही रेसिप्रोकल होता है, और इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। और इस स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि विशिष्ट आयतन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब डिवाइड बाई केजी। मीटर क्यूब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है और केजी मास यानी कि द्रव्यमान का यूनिट है। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी भी फ्लूइड के लिए वह अनुपात होता है किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी और किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी भी तरल के लिए उस तरल के घनत्व का अनुपात और उस तरल के घनत्व और एक मानक तरल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसको हम फॉर्मूले से इस तरह से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो वाटर के लिए होता है लिक्विड, जबकि गैस के लिए होता है एयर। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी यानी कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो एक्चुअली में एक कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि जो भी हमारा तरल है वो हमारे मानक तरल से कितना ज़्यादा डेंस है, यानी कि उसका घनत्व हमारे मानक तरल से कितना ज़्यादा या कितना कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करते हैं Hg यानी कि पारे की, तो हम उसका जो घनत्व है और उसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो निकालेंगे पारे का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व। अब क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वह होता है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और जो पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो जो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व हमारे पास निकल के आता है वह आता है 13.6, यानी कि जो पारा है वह पानी की तुलना में 13.6 गुना ज़्यादा डेंस है, यानी कि उसका जो घनत्व है पारे का जो घनत्व है वो
पानी की तुलना में 13.6 गुना ज़्यादा है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व होता है वह लिक्विड के केस में निकाला जाता है किसी भी रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी द्रव का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व, और किसी गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो निकाली जाती है रो ऑफ गैस डिवाइड बाय रो ऑफ एयर, यानी कि डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो लिक्विड के केस में जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो हम एक्चुअली में यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमें दिया हुआ तरल है वह पानी की तुलना में कितना अधिक या कितना कम डेंस है, जबकि गैस के केस में हम लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो दी गई गैस है वह एयर की तुलना में कितनी ज़्यादा कम या अधिक डेंस है। अगर हम एग्जांपल लें पानी का, तो पानी के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वह होगी रो ऑफ वाटर डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 1, क्योंकि पानी खुद की तुलना में तो ना ही अधिक घनत्व होगा ना ही कम घनत्व होगा, तो इसके रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी 1, क्योंकि पानी का पानी से ही कंपेयर किया जा रहा है। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।